हाँ जी। हाँ जी। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दीदी। और आपको मैंने हमेशा, और जैसे मैंने देखा वैसे ही बहुत अधिकांश महिलाओं के मन में आपको लेकर एक बहुत जिज्ञासा है, और उसी जिज्ञासा को, उसी प्रोत्साहन को लेकर, उसी उत्साह को लेकर हम आज से आपके साथ आज रूबरू हुए हैं और जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपको किताबों में पढ़ा है, अखबारों में देखा है, मैगजीन्स में देखा है, टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखा है, और एक उत्साह वाली कहानी, एक जीवंतता हमारे जीवन में आई है, और अधिकांश महिलाओं को आपने अपने जीवन से प्रेरित किया है। आज हम उसी उत्साह, उसी उमंग को लेकर आपके साथ रूबरू हुए हैं कि हमें वो प्रोत्साहन आपके मुख से हमें सुनने को मिले। आप आपका जन्म उत्तरकाशी में हुआ है, और उत्तरकाशी और जो उत्तराखंड का से हम लोग आए हैं, तो उसमें एक पहाड़ हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आपको उन पहाड़ों ने हमेशा प्रेरित किया होगा, और वो उधर की जो जीवंतता एक उस माहौल में होती है। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ, और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, हर उस हर उस युवा का है, हर उस महिला का है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि बछेंद्री पाल जी का जीवन कैसा रहा? मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने को कि मैंने पहाड़ों में जन्म लिया, और जहाँ से खेल-खेल में और पालन-पोषण का एक हिस्सा था कि एक कर्मठ बनना और हिम्मत, हौसले के साथ में आगे बढ़ना, ज़िम्मेदारियों को, घर की ज़िम्मेदारी है, स्कूल की ज़िम्मेदारी है और समाज की ज़िम्मेदारी है, उसको लेकर के आगे बढ़ना। तो मैं कह सकती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, ये सब मेरा जो बचपन था, मेरी जो पहाड़ों में जो संघर्ष होता है आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए, तो मैं सोचती हूँ उसी का ही एक बहुत बड़ा योगदान है कि आज मैं जहाँ पे हूँ। तो जीवन तो बहुत कठिन होता है पहाड़ों में। अ, हमारे टाइम पर, हमारे बचपन में तो हमको बहुत दूर पानी लेने जाना होता था। बर्तन वगैरह, जूठे बर्तन सिर में रख करके नीचे जाके, काफ़ी नीचे उतर करके, हर चीज़ के लिए पहाड़ चढ़ना, ये वाली बात थी उस टाइम पर। बर्तन धो के आना, पानी लेके आना, स्कूल 5 किलोमीटर दूर जाना, फिर वापस आना, और अगर स्कूल कॉलेज बहुत दूर है तो कमरे लेके रहना। लेकिन ये सब कुछ ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। अपने पैरों पर खड़े होना, निर्णय लेना ज़िंदगी में, आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, आपको खुद सोचना और आगे बढ़ना। तो ये मेरा बचपन में था, और मैं इन अभावों के बीच में भी बहुत बड़े-बड़े सपने देखती थी। और वैसे तो सपने देखते होंगे लोग बाग, लेकिन मैं अपने बहनों से और भाई-बहनों से, लोगों से पूछती थी कि मैं जो सोचती हूँ मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे हायर एजुकेशन लेना है, मुझे एक दिन हेलीकॉप्टर में जाना है, मेरे पास भी एक दिन गाड़ी होगी। ये एक छोटे से साधारण परिवार से, और जहाँ पे 2 समय की क्या कहते हैं, 2 समय का भोजन। भोजन, या उसके लिए भी एक संघर्ष करना पड़ता है। तो वहाँ पर इतनी बड़ी-बड़ी बातें सोचना, तो ये सब में नहीं होता था। खासकर मेरी बहनें तो बोलती थी, "हम तो ऐसे नहीं सपना देखते हैं जैसे तू सोचती है।" तो ये अच्छी बात थी। सोते-जागते मैं हमेशा ये सोचती थी, और उस ज़िंदगी, उस अभाव से अगर मुझे बाहर निकलना था, अगर मेरे कुछ सपने मुझे पूरे करने थे, तो ये मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उसके लिए अच्छा शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और अच्छा पालन-पोषण, संस्कार, वैल्यूज़, वो तो गरीबी में रह कर के वो वैल्यूज़ तो बहुत मिलते ही हैं। ख़ासकर मेरे माँ-पिताजी, वो गरीब थे लेकिन बहुत मेहनती,
और उनको मैंने देखा मेहनत करते हुए और ईमानदारी से, और यही चीज़ वो हमको भी बोला करते थे, मेरे पिताजी खासकर, मेहनत करो। उनको ये नहीं पता था कि आगे इनको क्या बनना है, क्या करना है। सिर्फ़ एंड सिर्फ़ इतना पता था कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर हम बेटाइम पर कभी सोए होते तो पिताजी बहुत गालियाँ देते थे कि जो बेसमय पर सोना कितना खराब है। कौन-सा समय सोने का होता है, धूप आ गई तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए सवेरे। ये कुछ-कुछ बातें एकदम ब्लड में आ गई है। तो वो सब था मेहनत, और ईमानदार तो थे ही मेरे पिताजी, मेहनत करके ही वो हमेशा उन्होंने सिखाया कि कोई भी कुछ भी पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और वो मैं मानती हूँ, और मेरी जीवन की पूरी यात्रा ही इसको साबित करती है। तो ये सब था, हायर एजुकेशन था, उसको लेना भी एक एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा था। किसी तरह से घरवालों को कन्विंस किया, घर के सारे काम-काज करना, आप जंगल में जाओ, घास लकड़ी लेके आओ। खैर ये तो एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, अभी भी करना चाहिए, अभी भी करती हूँ मैं, जब टाइम मिले तो। अ, तो प पढ़ाई-लिखाई, हायर एजुकेशन मेरा पहला एवरेस्ट था, और उसको उसको अचीव करना, उसको पाना एवरेस्ट से का जो स्ट्रगल होता है, जी, उससे कम नहीं था। बिल्कुल सही आपने बात कही है। और ये भी बात तय है कि एक उत्तराखंड में पहाड़ों में एक जो जीवन व्यतीत होता है वो टफ तो होता है, लेकिन उतना ही उत्साहवर्धन भी करता है। वो जीवन और की बहुत कुछ तरफ ले सिखा जाता है। के जाती है, बहुत कुछ बिल्कुल, सिखा देती है, ज़िंदगी के कुछ लेसन हमको मिलता है। बिल्कुल। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। सपने बहुत ज़रूरी हैं जीवन के लिए। और ऐसे ही एक कवि हुए हैं, इंग्लिश के कवि हुए हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा माइंड इन इटसेल्फ इज़ द प्लेस। दिमा ब्रेन ही एक ऐसी जगह है, जहाँ से हमें हर चीज़ मिलती है। चाहे हम उसको हेवन बना दें, चाहे उसे हम हेल बना दें, तो माइंड इन इटसेल्फ इज़ द प्लेस। और बिल्कुल, आपने इतनी बड़ी बात कही कि सपने देखना, हर महिला को सपने देखकर अपना जीवन स्वतः ही बदलना पड़ेगा। खुद ही अपने आप को बुलंद करना पड़ेगा। अ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप बचपन में उधर थे, आप सपने देखते थे और अपने भाई-बहनों के बीच में अपने पेरेंट्स से आपने इंस्पिरेशन लिया है। एक कोई वाक़या ऐसा जो आपको लगता है कि आज भी आपको छू जाता है और आपको लगता है कि अगर मैं फिर से अपना जीवन शुरू करूँ, तो शायद ये मेरा फिर से वैसा ही एक इंस्पायर करेगा? शुरू से बहुत थी मैं बहुत आउटगोइंग, और आउटडोर में अ, भ जाना, घूमना, पिकनिक में जाना, और कुछ करते रहना, ये तो मेरा बिल्कुल आदतों में ही शुमार है, और मेरे ब्लड में ही है, अभी भी। अ, क्या मेरे साथ हुआ था, वो बचपन की बात है, जब हम करीब 14-15 साल की थी होगी, या पता नहीं। तो मुझे घूमने का शौक था, पिकनिक जाने का शौक था। तो ये हरसिल की बात है, हम हरसिल में थे, छुट्टियाँ थी, तो हम लोग वहाँ पे जंगल में कुछ बहुत अच्छी-अच्छी सब्जियाँ मिलती है, हाई ऑल्टीट्यूड में, बहुत ही बढ़िया कई चीज़ें। तो हमने सोचा, कुछ साथियों ने, कि चलो हम लोग पिकनिक जाते हैं, और कुछ रोटियाँ बना के लेके जाते हैं, और वापसी में जंगलों से कुछ सब्जियाँ कलेक्ट करके लाएँगे। तो मेरा बड़ा भाई भी था, मेरा मामा का बेटा भी था, और मेरी फ्रेंड्स थी। तो हम लोग निकले, कुछ बैग-वैग लेके गए कि उसमें सब्जियाँ कलेक्ट करके लाएँगे, और चलते गए, काफ़ी ऊँचाई में चलते गए, करीब 12 10,000 11,000 के आस-पास से भी ऊपर पहुँच गए, और अचानक देखा सामने तो पूरा ग्लेशियर, और जो हम लोग देख नहीं पाते थे, मतलब पहली बार बर्फ एकदम जैसे चादर बिछी हुई है। तो इतने एक्साइटेड हो गए, इतनी खुशी हो गई, इतना रोमांचित हो गए कि हमने जो बैग लेके गए थे, उस बैग के ऊपर एक-दूसरे को बिठा के और रस्सी से खींच के ग्लेसाइडिंग करने में लगे, और ऐसे में काफ़ी टाइम निकल गई।
और काफ़ी टाइम निकल गया तो फिर अब क्या करें, अभी एक डर लगने लगा कि हम कुछ लेके नहीं जाएँगे तो घर में डाँट पड़ेगी। तो हमने ये डिसाइड किया चलो आज जंगल में रहते हैं, करीब 12,000 फीट समुद्र तल से, और काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस वहाँ पे होती है। अ, खाना प्रॉपर नहीं था, जो रोटी लेके गए थे वो तो दिन में खा लिया था। और मेरे भाई ने फिर वो जो भी पेड़-पौधे थे उसके ब्रांचेस काट के एक टेम्परेरी शेल्टर बना दिया, और उसमें रहे हम लोग। और उसके जहाँ उस शेल्टर के आगे में थोड़ा बोनफायर कर दिया। वो इसलिए कि गाँव में बताया जाता था कि आग से जंगली जानवर डरते हैं। तो खूब बड़ा-सा फायर, बड़ा-सा आग लगा के और हमने रात बिताई। तो कुछ लोग थे जिनको वॉमिट हो गई और किसी को हेडेक हो गया है। तो रात को हमने सुना कहीं से सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो हमको समझ में नहीं आया ये क्या है? एनीवे हमने सोचा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम कुछ सब्जियाँ कलेक्ट करके और वापस घर जाते हैं। लेकिन सवेरे सबकी हालत खराब थी। वो ऑल्टीट्यूड सिकनेस जो हुआ था, डिहाइड्रेशन लोगों को हुआ था, और जैसे-जैसे 10,000 के बाद तो हाई ऑल्टीट्यूड होता ही है, और वहाँ पे ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन का भी एहसास होने लगता है। तो वो सब से हुआ था, और दूसरे दिन तो इतनी ताकत नहीं थी कि हम सब्जी कलेक्ट करें, और ये डिसाइड किया कि वापस चलते हैं। तो किसी तरह से अ, एकदम फटीग लग रहा था, वो बिकॉज़ डिहाइड्रेशन से लग रहा था। तो वापस घर में पहुँचे, हमने सोचा अब घर वाले बड़े खुश होंगे, वापस आ गए सही सलामत, लेकिन सब लोगों की उस दिन बहुत पिटाई हुई। तो तो ये एक ऐसा जो अभी भी हमेशा मुझे याद आता है, खेल-खेल में हम लोग बड़े एडवेंचरस होते थे। ऐसे नहीं कि गली और कहीं मैदान में खेलें, हमारा खेल भी बड़ा एडवेंचरस, रोमांचकारी, जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे करेज की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है। मैं सोचती हूँ हमारा खेल भी कुछ ऐसा ही होता था। तो वो मुझे बहुत याद आता है, उससे बहुत लर्निंग भी हुआ। वो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, जैसे-जैसे ऊँचाई में जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, और उसमें जो ऑक्सीजन जो होता है वो भी मॉलिक्यूल्स वो कम होते जाते हैं। वाटर वेपर कंटेंट उस ऊँचाई की बहुत कम होती है, और जब हम फास्ट ब्रीथिंग करते हैं तो ड्राई एयर लेते हैं, कंप्लीटली वेट एयर छोड़ते हैं। अगर पानी नहीं पीते हैं तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये सारी बातें ये जो करके सीखी मैंने, और हमेशा अब जब भी मैं पर्वतारोहण में जाती हूँ, करती हूँ, अब तो बहुत किताबें भी पढ़ी है मुझे, हाई ऑल्टीट्यूड फिजियोलॉजी क्या होती है। लेकिन वो जो लेसन मिला था, वो खुद एक्सपीरियंस करके, वो तो मैं कभी नहीं भूलती, और सबको शेयर करती हूँ। हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं और टेक्नोलॉजी का इतना असर है। वन चाइल्ड नॉर्म फैमिलीज़ है कि एक ही बच्चा एक परिवार में है, वो भी पैम्पर्ड है बिकॉज़ माँ-बाप उनको हर तरीके की सुविधाएँ देना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब माँ-बाप ही सबसे बड़े शिक्षक भी होते हैं, वही आगे आके प्रोत्साहित करते हैं। जैसे आपने बताया कि आपके पिता ने आपको किस तरीके से प्रोत्साहित किया, एक अच्छा उच्च जीवन बिताने के लिए, कैसा डिसिप्लिन लाइफ आपने वहाँ से सीखा। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं से सहयोग तो मिल जाता है और मिल सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि कोई भी परिवार में महिला तभी ऊपर उठती है जब उसके पुरुष वर्ग, उस परिवार में जो पुरुष हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी कोई मतलब आप बताइए जैसे एक इंस्पिरेशन आपको मतलब अपने परिवार में अपने इर्द-गिर्द आपको मिला हो? क्योंकि ये जो आपने सोचा कि मेरे को पर्वतारोहण करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने लिया है और आपका इंस्पिरेशन कौन है? आप तो बहुत सारों की इंस्पिरेशन है, लेकिन आपका इंस्पिरेशन? मेरा इंस्पिरेशन तो मेरे पिताजी, माँ-पिताजी हैं, जिनको देखा मैंने स्ट्रगल करते हुए, और ईमानदारी के साथ गरीबी में रहे, लेकिन कभी कभी उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। और जहाँ तक बात है कि ये पर्वतारोहण में जाने का और महिलाओं को सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर घर का सपोर्ट मिले, अंडरस्टैंडिंग हो, तो हम बहुत सारी ऊँचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा है कि आपके अंदर में कितना है कुछ कर गुज़रने की भावना।
आप किस तरीके से अपने परिवार को भी कन्विंस करते हैं और एक विन-विन सिचुएशन में आप कुछ अचीव करते हैं? मेरे टाइम पर जैसे माउंटेनियरिंग के लिए तो कोई अवेयरनेस नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने जब एमए, बीएड किया और उसके बाद मैं माउंटेनियरिंग की तरफ आई तो ये एक जोक था, एक मज़ाक था लोगों के कि पढ़ा इतना कुछ उस समय तो कहाँ इतने लड़कियों की इतनी पढ़ी-लिखी होती नहीं थी। और तब आप ये कर रहे हैं और उसके बाद आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पहाड़ में जा रहे हैं, पत्थर उठा कर के और घास-लकड़ी लेके आ रहे हैं, तो लोग लुक डाउन करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा, लेकिन लोगों की सोच होती है छोटी-बड़ी। काम तो काम है तो बिल्कुल भी नहीं ये सोच मेरा तब भी था, वो ये सोच मेरा अब भी बिल्कुल। है। कहाँ पे है आप जो कर रहे हैं? तो ये महिलाओं को अपने अंदर भी आना चाहिए। था माँ पिताजी को तो पता ही नहीं था माउंटेनियरिंग के लिए जागरूकता तब थी नहीं, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं और ये सिंगल माइंडेड कि बस मुझे एक मौका मिला है, मुझे करना है, उसकी प्रैक्टिस करना और गाँव में ऐसी लोगों को तो लगता था कि अगर पढ़ लिख के ये करना है तो पढ़ाई-लिखाई करके इस तरह का माहौल था, एक लोनली स्ट्रगल था। जहाँ आपको लोग समझते नहीं हैं, लेकिन आपने एक इतना बड़ा गोल बनाया है और आप एकदम एक लोनली स्ट्रगल करके आप जा रहे हैं। तो ये मैं सोचती हूँ कि अपने अंदर में भी होना चाहिए, हमको भी अपना माइंडसेट, अपनी सोच ज़रूर बनाना चाहिए। हमेशा नहीं हो पाता है कई बार परिवार का साथ नहीं होता है, समाज का साथ नहीं होता है। लेकिन तब ये डिटर्मिनेशन जैसे बात आती है कि आप कितने डिटरमिन्ड है आप कितना आप प्रायोरिटी देते हैं, आप जो चीज़ चुना है आपने अपने लिए। तो मेरे केस में तो यही था, मैं बहुत ही फ़ोकस थी, एक बार एवरेस्ट गोल बन गया तो समाज चाहे साथ न दे, परिवार वाले चाहे साथ न दे, तो गिव अप करने का तो कोई माइंडसेट था ही नहीं। एक बार अपना लक्ष्य बनाया, तो अपना 100% देने के बगैर मैं वापस आऊँगी, ये तो मैंने ठाना था, वो करूँगी नहीं। अब हम आते हैं उस ऐतिहासिक पल पर जिसने 23 मई 1984 23 मई 1984 और वो ऐतिहासिक समय 1:07 जब हुँ, हुँ। आपने एवरेस्ट को पे कदम रखा, वो पल कैसा रहा? 1-2 लाइन में तो नहीं बोल सकती हूँ कि उसके बिल्कुल। वहाँ तक पहुँचने उस पल को जीने के लिए तो एकदम ज़िंदगी और मौत के रास्ते से गई हूँ। बहुत लंबी कहानी है और उस समय महिलाओं के लिए वो सोच भी लोगों का पॉज़िटिव नहीं था। तो उस टाइम पर महिलाओं ने जो भी कुछ किया है स्पोर्ट्स में, एडवेंचर स्पोर्ट्स में या किसी में भी बहुत कुछ स्ट्रगल किया और बहुत कुछ ये भेदभाव जो होती है अ, उसका भी सामना करना पड़ा और माउंटेनियरिंग तो खासकर एकदम मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट था उस समय क्योंकि काफ़ी इसमें रिस्क है, बहुत हार्डकोर स्पोर्ट है, लोग सोचते हैं कि ये पुरुष लोग ही इसमें सक्षम हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपकी अच्छी ट्रेनिंग है, आपके अंदर में वो सब क्वालिटीज़ हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत है, अपना 100% देते हैं, तो पहाड़ तो कुछ भी भेदभाव नहीं करता है। तो इन सब का सामना भी हमको करना पड़ा, बहुत एनकरेजमेंट भी मिला उन्हीं लोगों में से, बहुत सपोर्ट मिला, पर कई बार उस भेदभाव का भी शिकार आपको होना पड़ता है। तो इन्हीं सब कहानियाँ, इन्हीं सब अनुभवों के बीच से होके 23rd में आपने जो बताया 1984 को मैं निकली थी 26,000 फीट से, जो कि जिसे साउथ कोल कहते हैं। और वहाँ से निकली मैं सवेरे 6 बज के 20 मिनट पर, जबकि आजकल तो प्रीवियस नाइट को ही लोग निकल जाते हैं, ताकि कोई स्कोप ही नहीं छूटे कि आप समिट में न पहुँचे, अगर मौसम ठीक-ठाक है तो। लेकिन वही मैं जो बात बताई अभी तक अभी की ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स कुछ होते हैं, अगर लड़कियाँ बहुत अच्छा करती हैं, वो भी कई बार कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब फेस किया, ये अलग ही एक वो है लेकिन इसलिए ये इन सब बातों में थोड़ा लेट हो गया था और करीब 6:20 पे मैं शुरू हुई, 6 बज के 20 मिनट जो बहुत लेट था। लोग आजकल पहली
प्रीवियस नाइट को ही निकल जाते हैं। तो वहाँ निकले हम लोग, हम अभी तो पूरी रस्सी टॉप तक फिक्स्ड है, लेकिन उस समय क्लाइंबर्स लोग आपस में रोप अप होते थे। लेकिन वो सब प्रॉब्लम के चलते और हम रोप अप भी नहीं हो पाए थे। एकदम एक्सपोज जा रहे थे। मैं थी और एक शेरपा था, सिर्फ 2 लोग, और विदाउट रोप अप इतना, यानी कि एकदम एक्सपोज, और एक भी कदम, और आंगदोर जी जो शेरपा था वो मेरे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे। तो एक स्टेप अगर आप स्लिप हो जाते हैं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। और सवेरे के टाइम पर स्नो कंडीशन बहुत हार्ड होता है, और तो मैं जब चढ़ रही थी तो लगातार मेरे माइंड में ये आ रहा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो पता नहीं मेरा सेफ रिटर्न हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने हार्ड आइस में अगर एक स्टेप स्लिप हो जाता है तो आप 1000 अप डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और कई जगह डेड बॉडीज भी दिखते हैं। तो ये बहुत ही भयानक, बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आप जा रहे होते हैं। और तो ये सोच के साथ में गई कि पता नहीं वापसी होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। और जो शेरपा था उसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उसने बोला आपकी फिटनेस तो बहुत ही अच्छी है, आपकी आप बहुत अच्छा चल रहे हैं दीदी, और अगर आप इसी पेस से चलेंगी तो हम लोग 1 बजे करीब पहुंच जाएंगे। और वाकई में, और उसने ये भी बताया कि उस साउथ कोल के बाद एक कैंप और होता था जिसको समिट कैंप कहते हैं, 27,000 के आसपास में। जब हम वहां पे पहुंचे तो शेरपा ने कहा कि दीदी आपका बहुत अच्छा चल रही है, और जो इससे पहले जो लोग आए थे उन्होंने 4 घंटे लिए और हमने सिर्फ 2 घंटे। तो इसका मतलब शुभ संकेत है, और हम लोग अगर ऐसे चले तो 1 बजे पहुंच जाएंगे। मुझे कुछ पता नहीं था, बस मुझे चलना है, चलना है। और ठीक 1:07 पर हम लोग टॉप में पहुंचे, और मेरी चिंता तो यही थी कि मैं क्या वापस जा पाऊंगी। टोटली वही वहां पे सेलिब्रेट करने का या खुशी का, ये तो लगता था या इसके बाद कोई ऊंचाई नहीं है। वो मैंने एवरेस्ट की चोटी को मैं पहुंच गई हूँ। पर दिमाग में एक ही सवाल सबसे ऊपर था कि क्या अभी मुझे लौटना भी है। तो जब हम वहां पर करीब हम 45 मिनट्स भी रहे टॉप में, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक था। वैसे तो बहुत तूफान तो चलता ही रहता है वहां पे, स्नो के साथ में बहुत था। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे दुर्गा की मूर्ति दी थी घर से, वो मेरे पास थी और मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती थी सच में। और हनुमान चालीसा मैं लेके गई थी। तो इनको मैंने टॉप में प्लेस किया, और हमारे लीडर जो लोअर कैंप थे उन्होंने हमको बधाइयाँ दी, बहुत-बहुत बधाइयाँ दी, और उन्होंने कहा बचेंद्री तुम्हारे माँ-पिताजी को हमारा बहुत बधाई है, उनको आज कितना गर्व होगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे माँ-पिताजी को याद किया। मैंने भी किया, मेरे लीडर ने भी बोला, और उन्होंने ये भी किया कि जो दुनिया तुम छोड़ के आई, अब तुम वापस जाओगी तो ये टोटली बदल चुका होगा। तो इस तरह से करीब 43 मिनट्स रहे, और कुछ हमारे क्लाइंबिंग पार्टनर थे, वो लोग भी तब तक पहुंच गए थे और उन्होंने हमारे लिए रस्सी लेके आए थे। तो हम लोग वो रस्सी से रोप अप हुए और बस धीरे-धीरे नीचे उतरे, और बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि करीब 2 बज रहे थे जब हम नीचे उतरे। तो देखा कि स्नो कंडीशन काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। यानी कि पैर थोड़ा बर्फ के अंदर जाता था और ग्रिप बनता था। तो मैंने कहा अब मैं बच गई हूँ, मैं सही सलामत। तो वो पल हमने कुछ इस तरीके का नहीं था कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने हमको ये एहसास कराया, नीचे आए। मेरा उस दिन स्नो ब्लाइंडनेस भी हो गया था, अल्ट्रावायलेट रेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर चश्मा नहीं पहनते हैं तो एकदम टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो जाता है, ये सब कुछ था। वापस आई तो रात भर सो नहीं पाई बिकॉज़ ऑफ स्नो ब्लाइंडनेस, बहुत एकदम बर्निंग सेंसेशन। ऐसे ठीक से नीचे उतरे, और फिर जैसे-जैसे नीचे उतरे लोगों ने हमको महसूस कराया। वहाँ पे बेस कैंप में पहुँचे तो
24th को मेरा बर्थडे था, तो हमारी जो डॉक्टर थी बीना अग्रवाल डॉक्टर थी वो, उन्होंने केक बनाया था। देखिए अब 18,000 फीट में मेरे बर्थडे का पहला केक, क्योंकि कभी गाँव में और घर में तो कभी केक मैंने सुना ही नहीं था। तो वो बड़ी यादगार चीज़ें और जैसे-जैसे नीचे आए शेरपा लोग बहुत कुछ हमको वेलकम करने आए और लगातार फिर काठमांडू में जो हमारी एम्बेसी थी, एम्बेसडर थे, वो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के प्रेज़िडेंट भी थे, तो मैं उनकी गेस्ट थी, उनके घर में रही। ये बहुत सारी यादें हैं, जिनको याद करके अभी भी जोश आता है, अभी भी कुछ कर गुज़रने का मन होता है, इतना मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है वो सब का। दून इंटरनेशनल स्कूल एसोसिएशन जिसके तहत हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपके माता-पिता को हम नतमस्तक हैं कि उन्होंने एक इतनी स्ट्रॉन्ग बेटी भारतवर्ष को, दुनिया को दी है कि जिन्होंने एवरेस्ट फतेह करके ये दिखा दिया। मेरे को यहाँ पर एक लाइन याद आती है, पूर्णिमा बर्मन जी की कविता से है, बिंदी जो कभी थी एक बूंद रक्त, होती गई बड़ी समय के साथ, इतनी बड़ी कि औरत ने उसे उतारा और टांग दिया आसमान पर सूरज की तरह। अब वह सूरज उसकी राहों को रोशन करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको पुनः इस से। एक बार आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत थे कि मेरे को जब बछेंद्री पाल जी से मैं मुलाकात करूंगी तो मैं ये पूछूंगी, वो पूछूंगी, लेकिन आपसे बात करते करते आपने मुझे बताया कि आप हर वर्ष विमेंस डे पर एक टोली को लेकर, पर्वतारोहण की टोली को लेकर और विमेंस टोली को लेकर आप पर्वतारोहण के लिए निकलती हैं। इसका आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जो कुछ किया मैंने तो लगातार एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद लगातार मैं विमेन के लिए ही किया। टाटा स्टील ने एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया मेरे लिए, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। उसमें उन्होंने फुल्ली एम्पावर कर दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे एक एवरेस्ट से जाके दूसरे एवरेस्ट में मैं बिठा दिया। टाटा मैंने ज्वाइन किया था बिफोर एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद तो बहुत सारे ऑफर थे, बहुत सारे और बहुत बड़े-बड़े बहुत ये था। लेकिन मेरे माँ पिताजी ने यही सिखाया था कि बेटा जो दुःख में तुमको याद करते हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो मेरा अभी भी है, खून में है। तब टाटा स्टील ने मुझे एक चट्टान के जैसा सपोर्ट दिया था। तो मैं तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया कि आपको जो करना है करो। तो मेरा दिमाग में सबसे ऊपर यही था कि मुझे महिलाओं के लिए करना है। क्योंकि मुझे अपने स्ट्रगल से पता है कि महिलाओं को चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है। वो तो मैं बहुत ही डिटरमाइंड, बहुत ही करेजियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जिद्दी टाइप की हूँ। जो मैंने ठान लिया तो ठान लिया। अभी भी इस एज में भी अगर मैंने ठान लिया तो मैं करती हूँ। मैं सारे एक्शन उसी गोल को अचीव करने के हिसाब से लेती हूँ। तो ये था और इसलिए मुझे पता था कि मुझे यहाँ आने तक कितनी तकलीफ हुई और मैं दूसरे विमेन को भी जिस ऊंचाई पर मैं हूँ वहां तक लाने में जरूर प्रयास करूंगी। और ये था उसके बाद एक के बाद एक मैंने एवरेस्ट में दोबारा गई लीडरशिप एज ए लीडर। मैंने लीडरशिप पे बहुत ध्यान दिया उसके बाद कि लीडरशिप यानी कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं, आप दूसरों को आप तैयार कर रहे हैं, वो मेरा था। और एवरेस्ट में मैंने एक इंडो नेपलिस विमेन्स एवरेस्ट एक्सपीडिशन लीड किया था, जिसमें उत्तराखंड से 5-6 लड़कियां थी, पूरे देश से थी। उनका सिलेक्शन एक्सपीडिशन हुआ, उनको ट्रेंड किया और उनको लीड किया एवरेस्ट के चोटी तक भी। और उसने वहां पे करीब 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। बहुत सारी विमेन लोगों ने क्लाइम किया और उस सिंगल एक्सपीडिशन से 18 लोगों ने क्लाइम किया मेरे लीडरशिप में। तो वो था। उसके बाद एक ट्रांस हिमालय किया मैंने, अरुणाचल प्रदेश से लेकर भूटान, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरा भूटान एंड नेपाल। फिर वहां से आप भूटान से नेपाल से आप धारचूला, गढ़वाल, जम्मू कश्मीर एंड सियाचिन। ये 7 मंथ का जर्नी किया। ये वर्ल्ड का पहला कंप्लीट ट्रेवर्स हिमालयन ट्रेवर्स है। और सियाचिन में हम लोग फर्स्ट सिविलियंस थे जिनको डिफेंस मिनिस्ट्री ने
हमको परमिशन दिया कि हाँ, आप लोग जा सकते हैं। उससे पहले कभी भी कोई सिविलियंस वहाँ पे अलाउड नहीं था। उसके अलावा भी गंगा में हरिद्वार से कलकत्ता राफ्टिंग करके ऑल वीमेन टीम 16 महिलाओं को ऐसे न जाने मैंने कितना कुछ किया। और ये तो मेरा काम का एक हिस्सा ही होता था हमेशा महिलाओं के लिए अलग से समय निकाल के अलग से उनके लिए कुछ करना। ये भी उसी का एक हिस्सा था। मैंने अक्सर देखा कि विमेन्स डे लोग बहुत कंफर्ट जोन में मनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, भाषण वगैरह होता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था और ना मैं जाती थी। कहीं भी बुलाए तो मैं बोलती थी नहीं यहाँ पर क्या, मेरे लिए तो एवरीडे विमेन्स डे है, मैं वही सब। तो फिर एक बार कहीं गई थी एक कंपनी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और वहाँ बात थी। तो मैंने कहा कितने एम्प्लॉइज हैं आपके विमेन? तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा आप लोग जो दूसरे मैनेजमेंट के लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं, क्यों नहीं विमेन्स के लिए हम लोग करेंगे विमेन्स डे? यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बाकी कुछ अचीव करके करेंगे, थोड़ा हार्डशिप, चैलेंजेस, रिस्क ले करके तो ट्रूली विमेन्स डे हम मनाएंगे। उन्होंने बोला हाँ, क्यों नहीं? और तब से ये शुरू हुआ। अभी ये 5-7 साल से हर साल मैं विमेन्स डे के दिन सबको लेके और करीब 12,000 फीट या 10,000 फीट या 13,000 फीट, जैसे यहाँ पे हमने नागतिब्बा में किया था, मसूरी में से हो करके दूसरी तरफ नागतिब्बा, फिर लास्ट ईयर हमने केदारकांठा, ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जहाँ पे उनको लगे कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें कि अरे हम वो ही नहीं है भाई जो हम बिल्कुल सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। तो वो एक अचीवमेंट भी हो जाता है उनको और मैं सोचती हूँ ये सही सेलिब्रेशन है विमेंस डे का। गुरु 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 नानक का एक उनका लिखा मुझे याद आता है और उसमें लिखा था कि कहीं था पढ़ा हमने कि जतन बहुत सुख को कियो, दुख को कियो ना कोई। हमको वो चैलेंजेस के लिए भी प्रिपेयर्ड होना है। हमको जो मुश्किलें हैं उसके लिए भी हमेशा वो शॉर्टकट एंड हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं, अपने कंफर्ट जोन को भी हमको एक्सटेंड करना चाहिए और चैलेंजेस जैसे आपने बताया वो सब जरूर लेना चाहिए और जो भी गोल है अपने जरूर मेहनत और ईमानदारी से जरूर अचीव तो हो ही जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।